तो आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट का न सिर्फ स्वागत कर रहे थे बल्कि उनके हिसाब से ये एक ऐसा बजट है जो पूरे हिंदुस्तान को एक नई परिधि देता हुआ दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। शहनवाज जी, ये बजट इसकी चौतरफा तारीफ हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके विरोधी दल कांग्रेस पार्टी ने तो कोई मौका ही नहीं छोड़ा। महंगाई वाला बजट, अगर मैं शशि थरूर की बात करूं तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा बजट है जो एक मैकेनिक के पास है, जहां पर कि कार का कोई दूसरा पुर्जा खराब था उसका हॉर्न ठीक करने वाला बजट है। आपकी तमाम कोशिशों को विपक्षी पार्टियां धता बता रही नहीं, उन्होंने तो तय कर रखा है। अगर हम दिन कहेंगे तो वो रात कहेंगे। और सुबह में ही मैं जब एक डिबेट पे था तो मैंने कहा कांग्रेस ने लिख कर रखा हुआ है कि उसने क्या कहना है। बजट आने से पहले ही अपनी राय बना लेते हैं। कोरोना काल में जहां दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई, अगर आत्मनिर्भर भारत पैकेज ना आया होता, अगर उस वक्त ध्यान न दिया गया होता तो आज क्या होता। आज हर सेक्टर में, जैसा योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे, आप मानिए कि वो पैनल पे ही कह रहे थे आपके जी, उन्होंने जो बातें कही है मैं अक्षरशः उससे संबद्ध करता हूँ। मैं मानता हूँ कि रोजगार का सृजन कैसे हो, एमएसएमई सेक्टर में कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको, अन्य चीज़ों में भी कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसकी चिंता नहीं की गई है। और पेंशनधारियों को जो पेंशन मिलता था उस पर भी टैक्स नहीं है। टैक्स स्लैब में काफ़ी ध्यान दिया गया। पहले लोग कहते थे कि बहुत बड़ा बोझ, कोरोना का बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा देश पर, लोग क्या क्या नहीं कयास लगा रहे थे, लेकिन एक बेहतरीन बजट उन्होंने दिया है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं शहनवाज जी। लेकिन शहनवाज जी, आपके विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आप एफडीआई कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, खासतौर पर अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए, वहां पर आपने जिस तरीके से खुला मार्केट दे दिया है, रेलवे हो गया या एयरपोर्ट्स हो गए, आप आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाएंगे जब प्राइवेट प्लेयर्स होंगे? नहीं, देखिए, कोई भी देश जो आगे बढ़ता है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम अगर एफडीआई किस सेक्टर में दे रहे हैं तो हमारे यहाँ उसमें पैसा ही आ रहा है, उसमें कहीं से नुकसान होने वाला नहीं है। रोड के क्षेत्र में भी, रेलवे के क्षेत्र में भी, एविएशन सेक्टर में भी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो हम बहुत तेज़ी से विकास नहीं करेंगे। इसलिए पहले भी हमने दे रखा था, थोड़ी लिमिट उसकी बढ़ाने का काम इस बजट में हमने किया है। शहनवाज जी, ये कहा जा रहा था आपकी सरकार के बारे में खास करके कि आपकी सरकार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन अभी जो आंकड़ा वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया उसके आधार पर एमएसपी की जो अब कीमत एक तरह से दी जा रही है और उसके जो प्रावधान है जिससे किसानों को फायदा पहुंच रहा है वो जबरदस्त है। तो ये विरोधाभास क्यों? आप जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं उसको आपकी विपक्षी पार्टियां मानने को तैयार क्यों नहीं होती? नहीं, विपक्षी पार्टी ने तो हमारी सरकार को भी मान्यता नहीं दी है। वो तो आप ये देखें कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चुनी गई है जी, पहले दिन से ही इनका जो रोल है वो नेगेटिव रोल है और हर चीज़ में सिर्फ आलोचना करना, ये विपक्ष में रहना समझते हैं। इनको सत्ता का रोल अदा करना नहीं आता, लेकिन विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। हम लोग भी पार्लियामेंट में रहे हैं, जब कोई बजट आता था उसकी जो कुछ अच्छी चीज़ें होती थी उसका स्वागत करते थे और कोई कमी होती थी तो अंकित करते थे। अब ये किसी भी चीज़ का स्वागत करने को तैयार नहीं। किसानों के बारे में आप देखिए कि 20 आइटम्स को और बढ़ाने का काम किया है इसमें, खरीद में है जी, जो एमएसपी उस पर जो बात होगी मंडी में। तो सरकार पूरी तरह से किसानों के लिए, जवानों के लिए, गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। शहनवाज जी, आप तो सरकार के हैं तो सरकार के गुण आप गाएंगे ही और मैं उसमें गलत भी कुछ नहीं मानती। माफी के साथ आपको रोक रही हूं। हमारे साथ पूर्व सीएफओ इन्फोसिस मोहनदास पै साहब जुड़ गए हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं। अब उनकी शायद राय जो होगी वो स्वतंत्र राय हो सकती है, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। जो आपकी उम्मीदें थी मोहनदास जी, क्या वो उम्मीदें इस बजट में पूरी हुई हैं? ज्यादा से ज्यादा हमारे उम्मीदें ये बजट में पूरे हुए हैं। मैं ये पहले बात कहना चाहता हूं, ये भारत में पहली बजट है जो सिटीजन पर फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, हेल्थ पर फोकस है, इन्वेस्टमेंट पर फोकस है। मैं कहना चाहता हूं पहली बार नेशनलिस्टिक बजट है। ये पहली बार बजट है जहां इंडस्ट्री को इंसेंटिव मिला है प्रोडक्शन करने के लिए। ये पहली बार बजट है जहां
जो कोई भारत के आगे आकर इधर डंप करता है उसको नुकसान मिलना चाहिए। चाइना डंप कर रही है, उनको नुकसान मिलना चाहिए। ये पहली बार आत्मनिर्भर बजट है जो कहता है कि जो भारतीय है, हमारे एक इंडस्ट्रियल है, उनको एक्सपैंड करना पड़ेगा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी होगा। तो मैं बहुत खुश हूं। हाँ, स्टार्टअप को कुछ आगे देना था, मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब कुछ एडजस्ट करना था, नहीं किया है, लेकिन बहुत अच्छी बजट है। फोकस है हमारा हेल्थ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंडस्ट्री, हमारा टेक्सटाइल, सब पर अच्छा फोकस है और टैक्स आगे नहीं किया है जी। जो लेफ्टिस्ट इकोनॉमिस्ट थे बहुत कह रहे थे ज्यादा टैक्स बनाओ, लेकिन अभी ग्रोथ है, पहली बार है ग्रोथ ग्रोथ और ग्रोथ, और ग्रोथ होने से ही जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे ने किया है, पॉवर्टी कम हो जाएगा, लोग गरीब है उनको ज्यादा इनकम मिलेगा। मोहन, जैसा कि आपने अभी लेफ्टिस्ट इकोनॉमिस्ट की बात की, उसमें ये कहा जा रहा है कई अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि ये इन्फ्लेशनरी बजट है, यानी कि इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे कम होंगे। अरे भैया, इन्फ्लेशन बजट नहीं है, जो कह रहे हैं उनको अब फिर से देखना पड़ेगा। देखिए, इस साल 2021 में फिस्कल डेफिसिट गया 9.8 और 9.6%। क्योंकि जो पैसा नेशनल सेविंग फंड से जा रहा था एफसीआई पर, वो बजट में आया है, ज्यादा स्पेंडिंग नहीं है। अगर आप कर्ज देखेंगे, जो कर्ज सरकार 2021 में ले रही है, वही कर्ज सरकार 2022 में ले रही है, ज्यादा कर्ज नहीं ले रही है। और जो कोई टैक्स कलेक्शन होगा 2022 में, उसका एस्टिमेट रियलिस्टिक है और कम है। मैं समझता हूं कि टैक्स कलेक्शन 2021 में जो बजट है उससे ज्यादा होगा, क्योंकि आपने देखा है जीएसटी, और अगले साल जो 14% ग्रोथ है टैक्स पर, वो ज्यादा होगा, करीब 16-17% होगा। आपको याद रखना चाहिए, पिछले क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर में टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट से हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड था, और थर्ड क्वार्टर में हाईएस्ट प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर हुआ है। सो ग्रोथ फिर से आया है। ये तो टैक्स कलेक्शन अंडर एस्टिमेट किया है और ज्यादा बोरिंग नहीं है। सो इन्फ्लेशन को बात कर रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा कि डिटेल्स क्या है, डिटेल्स देखने पास उनको बात करना पड़ेगा। वो लोग लेफ्टिस्ट है, डिटेल्स नहीं बोलते हैं, डिटेल्स कभी देखा नहीं है अभी तक। मोहन, एक और बड़ा सवाल, इन्फोटेक सेक्टर ने यह साबित कर दिया कि आज कोरोना की इस महामारी के दौर में यही हमारी जीवन की लाइफलाइन बन गई, और इसके साथ साथ इन्फोटेक कंपनियां हमारे लिए सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने वाली कंपनियां हैं। आपको लगता है कि इस बजट से उनको थोड़ी और राहत मिलेगी? उसके बजट में कुछ नहीं दिया उनको लिए, क्योंकि उनको लिए कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ जो देना था वो मिल गया है। वो बड़े कंपनियां हैं, ग्लोबल ग्रोथ हो रहा है। लेकिन एक बात है, स्टार्टअप्स के लिए कुछ नहीं किया है। एक टैक्स कलेक्शन, टैक्स से बेनिफिट 1 साल के, उससे कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि कैपिटल गेन्स में कुछ किया, उसमें कुछ नहीं होगा, कोई कैपिटल गेन्स बेनिफिट ज्यादा नहीं ले रहा है। उनको चाहिए था कैपिटल गेन्स जो है स्टार्टअप्स पर, वो सरचार्ज अबोलिश किया जाए। अगर देखिए, आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, आपको कैपिटल गेन्स बनना पड़ेगा 20% प्लस 37% सरचार्ज। आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, आपको है 10% टैक्स और 10% सरचार्ज। हमने कहा थी स्टार्टअप्स के लिए भी 10% कीजिए, वो नहीं किया है, और कुछ मांगे थे। सो स्टार्टअप्स के लिए कुछ डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन इकोनॉमी के लिए, आम आदमी के लिए, हमारे मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। एक आखिरी सवाल मोहन, इस पूरे बजट में कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा फोकस है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एक अलग से सेस का प्रावधान किया गया, हालांकि पेट्रोल की और डीजल की कीमतें इससे नहीं बढ़ रही, लेकिन आपको लगता है कि इस बजट से कृषि क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी होगी, लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा, और 60% हमारी आबादी जो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है एक तरह से, उसे काफी फायदा मिलेगा? जो देखिए, आपको डेटा देखना पड़ेगा। 43% ऑफ इंडियंस आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। 60% नहीं, 43% कम हुआ है भैया, कम हुआ है। वो लेफ्टिस्ट वाले आपको बोलते नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है फार्म सेक्टर को, हमारे किसान को किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। देखिए, उनको मिलता है 2000 रुपया 3 बार एक साल में, 9 करोड़ लोगों को मिलता है। एग्रीकल्चर, इरिगेशन पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ है, एमएसपी ज्यादा हुआ है। आपने देखा है एमएसपी ज्यादा से ज्यादा अभी पैसा ले रहे हैं। 36% ग्रोथ इन मिल्क प्रोडक्शन, फोकस ऑन फॉर फिशरमैन, फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड फोकस ऑन मोर क्रेडिट। 16.5% क्रेडिट, 16.5 लाख करोड़ क्रेडिट दे रहे हैं। पिछले वो बजट में 3 लाख करोड़ का किसान
किसान को क्रेडिट मिला था, किस सरकार ने किया है? ये जो बैठे हैं दिल्ली पर वो मिसलेड है, उन्होंने पढ़ा नहीं है वो बिल, वो समझते नहीं है। ये लेफ्टिस्ट वाले कांग्रेस वाले है ना अपोजिशन, उन्होंने एक फेक नैरेटिव डाल के उनको बिठाया है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है और इसमें कुछ असल किसान भी हो सकते हैं। एक और जिक्र जो है वोकल फॉर लोकल की हम बार बार बात करते हैं। मोहन जी, चीन का जो लोकल प्रोडक्ट इंडिया आता है उसकी सेल अच्छी है, लेकिन अगर हमें उसे काउंटर करना है तो हमारे लोकल प्रोडक्ट भी उसी क्वालिटी के होने चाहिए। हम चीन के सामान को कैसे काउंटर करेंगे, टक्कर कैसे देंगे? देखिए अगर आप बोलेंगे कि भारतीय प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, भारतीय प्रोडक्ट सबसे अच्छा भी है, चीन प्रोडक्ट भी बुरा भी है, अच्छा भी है, ऐसा बात नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या था हमारे लिए? प्रॉब्लम था कि चाइना डंपिंग कर रहा था, हमारा कस्टम ड्यूटी कम थी, हमको इंसेंटिव नहीं मिल रहा था। कस्टम चाइना पर ज्यादा किया है क्योंकि चाइना के पास हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। आसियान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जापान में है, कोरिया में है, चाइना में नहीं है। चाइना डंपिंग कर रहा था और चाइना, आपको मैं बात कहूं, पिछले 10 साल में हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है $400 बिलियन। किसी देश के साथ उतना ट्रेड डेफिसिट नहीं है, चाइना के साथ है। अभी क्या किया? पीएलआई स्कीम्स के जो मैन्युफैक्चर करेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव आज तक किसी को इंसेंटिव नहीं मिला। क्वालिटी की बात करते हो मोहन जी, तो मेरा सीधा जो सवाल है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेकर होता है। अभी आप भी जानते हैं कि भारत में इतने ज्यादा मोबाइल फोन्स नहीं बनते हैं या फिर कुछ असेंबल भारत में आकर होते हैं। देखिए मोबाइल फोन करने के लिए इकोसिस्टम चाहिए। अभी वैल्यू एडिशन हुआ है 20%, अगले साल होगा 30% और होगा 50%। अब वो तो इकोसिस्टम करना के लिए इन्वेस्ट करना है ना। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इकोसिस्टम कैसा बनेगा? हाँ, ये तो असेंबली है, असेंबली वैल्यू 20% है, 15% 20% गया है, अभी 30% बनेगा। पीएलआई से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और इन्वेस्टमेंट से हम वॉल्यूम करेंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। वैसा ही करना है क्योंकि पिछले 50 साल से इकोसिस्टम नहीं बना है, अभी इकोसिस्टम बन रहा है और 13 इंडस्ट्री में पीएलआई है। जो कोई क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो डेटा करने दो, डेटा पढ़ने दो, उसके बाद में क्रिटिसाइज करेंगे। बिल्कुल, ये डेटा का ही पूरा खेल है, जो कोई पढ़ने की बात नहीं करता। शहनवाज जी, हम अभी चर्चा कर रहे थे एमएसपी की। जो डेटा अभी वित्त मंत्री ने सामने रखा है उसके आधार पर तो ऐसा लगता है कि 2013-14 के मुकाबले कम से कम डबल या कई मामलों में तो उससे कहीं ज्यादा किसानों को अब पैसा मिल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में किसान उस पैसे का फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन ये बात लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही? नहीं, ये सही है जो भाई साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है उसमें जी, लेकिन किसानों के लिए जो इस बार बजट में जो डाटा हमारे पास हमारी सरकार से आया है जी, तो उसमें क्योंकि अभी जो डाटा लोग जो पहली प्रतिक्रिया जो लोग भी दे रहे हैं, राजनेता संसद के बाहर जब माइक लगता है तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया देनी और दल और विचारधारा के हिसाब से प्रतिक्रिया दे देते हैं, तो उन्होंने इसको देखा नहीं। जबकि अभी बहुत बड़ा किसानों के लिए बड़ा कदम इसमें उठाया गया है। आप ये देखें कि उनकी जो आय को दोगुनी करने का जो हमारा कमिटमेंट था उसको हमने बढ़ाया है, उस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। और जो हम लोगों ने कहा था कि गेहूं की ख़रीद में जो 2019 में हमने 63,000 करोड़ रुपए की ख़रीदारी की थी उसको बढ़ाकर 75,000 करोड़ कर दिया गया। करीब 43 लाख किसानों को इसका फ़ायदा होगा। धान की खरीद में आप ये देखिए कि उसको बढ़ाकर हमने जो इस बार हमने 1,45,000 करोड़ रुपए जो हो चुका है, इसका आंकड़ा 1,72,000 करोड़ किया है। तो इससे भी धान की खरीद में भी बहुत भारी बढ़ोतरी होने वाली है और 1.2 करोड़ किसानों को इसका फ़ायदा होने वाला है जी। दाल की खरीदारी में भी जो 236 करोड़ 14 में था, आज ये 10,500 करोड़ रुपए हो खरीदारी उसकी करेंगे, इसमें 40 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसका पूरा अगर आंकड़ा दें तो ये बजट आप देखेंगे तो किसानों को पूरी तरह समर्पित है। जो डर दिखाया जा रहा था कि साहब एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, मंडी ख़त्म हो जाएगी, आड़त ख़त्म हो जाएगा, आपकी कोई अनाज खरीदेगा नहीं और बाहर के लोग आ जाएंगे, वो मनमौजी आपका अनाज खरीदेंगे जी, तो ये सारी गलतफहमियां सरकार ने इस बजट के अंदर दूर कर दी है। क्योंकि
किसानों का आंदोलन भी है और बजट भी आया। बिल्कुल, आप तो कह रहे हैं शहनवाज जी, आपकी मांग सरकार करते थे उससे ज्यादा दिया, उम्मीद से ज्यादा दिया, 1.5 गुना ज्यादा मिलेगा। अब ये बात उन किसानों को भी समझने की जरूरत है जो इस वक्त अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। बजट पर हमारी चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद भी।